तो इन्हीं लोगों ने बैठ के पहले गालियां भी दी हैं। हमारी किताबों के, हमारे जीवन शैली के बारे में इन सारी दुनिया ने सिर्फ खराब बातें और अपने से समझी हुई खराब बातें लिख दी हैं। आप समझ रहे हैं? सब ने अपनी किताबों में हमारे लिए कूड़ा कचरा लिख के रखा हुआ था। लेकिन हुआ ये कि उतना नफरत फैलाने के बाद भी आज यूरोप भी कहने को मजबूर है कि भाई भारत से आयुर्वेदा सीखो, भारत से योगा सीखो, भारत से पीस सीखो। मेरा टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आ चुका है। और ये जो टाइम आएगा ना, ये आने वाले 150 साल तक एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन करेगा। नए तरीके से दुनिया चलाई जाएगी, नए तरीके से दुनिया को देखा जाएगा। और भारत उसको चलाने वाले जो 5-6 लोग मिल करके डिसाइड कर रहे होंगे कि दुनिया कैसे चलेगी, उसमें भारत एक डिसीजन मेकर का रोल अदा करेगा। इसकी शुरुआत अभी जो अमेरिका में मोदी जी को बुलाया गया था उससे हुई थी, और इसका कल्मिनेशन जो होगा जब G20 में दुनिया के सारे देश आएंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पहले, अभी से कुछ टाइम पहले तक हम खबर सुनते थे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कभी यूएस जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं, तो कभी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं ताकि इंडिया का नाम पूरे दुनिया में ना सिर्फ प्रमोट किया जाए बल्कि बिजनेस पूरी दुनिया से इंडिया में लाया जाए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अब टाइम बदल चुका है। G20 की मीटिंग जो कि सितंबर में इंडिया में होने वाली है, उसमें दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनके प्रेसिडेंट, चाहे चाइना हो या यूएस हो, वो इंडिया में आने वाले हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, जो कि तारुफ के मुहताज नहीं, आपको अक्सर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे नजर आएंगे, बल्कि इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है अभिषेक मिश्रा के नाम से, जिसपे वो इंडिया के हवाले से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करते हैं और बड़ी दमदार बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू शोएब भाई, आप बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और आपका काम देखा मैंने, अभी आप गए थे कराची में मंदिर में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सो जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। जब आप जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं तो एनर्जी मिलती है काम में, मतलब एक एनर्जी आ जाती है। सर, अभी से कुछ टाइम पहले तक यही खबर आती थी कि ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भाई प्रेसिडेंट हो चाहे यूएस का, या प्रेसिडेंट हो या चाहे चाइना का, अभी G20 की मीटिंग के लिए इंडिया आने वाले हैं, जो कि सितंबर में G20 की मीटिंग होगी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप कि पहले उन्होंने पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट विजिट किया, जो मेन कंट्रीज हैं, लीडिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनका विजिट किया, वहां से बिजनेस को इंडिया में ऑलमोस्ट लेके आए, बड़ी बड़ी कंपनीज को के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं। और अब दुनिया के जो लीडर हैं, मेन कंट्रीज के लीडर हैं, वो इंडिया आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ता है कौन कहाँ जा रहा है। एक बार आप इधर आएंगे, एक बार उधर जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लोग बुलाते हैं, जी। ठीक है ना। अगर आपको न्योता ही नहीं मिलेगा, अगर आपको इनविटेशन ही नहीं मिलेगा बड़े बड़े कंट्री के कंट्री हेड का, तो आप वहां जा ही नहीं सकते हैं। और आप ये जान लीजिए कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रियों के हेड हैं या जो उनके हेड ऑफ स्टेट हैं, ये उसी आदमी को न्योता देते हैं जिनके साथ उनकी जो मुफादात हैं, उनके जो फायदे हैं, वो समझते हैं कि पूरा हो सकता है या उसमें कुछ फायदा हो सकता है उनको। तो ये एक बड़ी चीज है कि इंडिया आज के डेट में जितनी भी मेजर पावर सेंटर्स हैं, उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं, दे ऑल आर ईगर टू इनवाइट प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये मोदी जी को बुलाया जाए या मोदी जी के यहाँ कोई आए, ये दोनों ही बड़े बड़े एजाज की बात है, बड़े सम्मान की बात है। जैसे आप देख लें, अभी फ्रांस के नेशनल डे, बैस्टिल डे जिसको वो कहते हैं, उस पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। यूरोप जो है वो आपको अब रिकॉग्नाइज कर रहा है, सिर्फ कॉल सेंटर वाले अब इंडिया के रूप में नहीं, सिर्फ डमरू बजाने वाले इंडिया के रूप में नहीं, बल्कि अब वो कहता है कि भैया इनसे दोस्ती करो क्योंकि यही फ्यूचर है। अगर इंडिया नहीं होगा तो यूरोप का बिजनेस का जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है वो इंडिया है, और अमेरिका के साथ जो उनके चल रहे हैं बिजनेस के उतार चढ़ाव, वो तो आप देख ही रहे हैं।
सो इंडिया की एक पोजीशनिंग हो रही है, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो जो एक रूपरेखा लिखी जा रही है, उसमें इंडिया को एक मेजर स्थान दिया जाएगा, एक महत्वपूर्ण रोल दिया जाएगा। उसके अभी आप देखिए, पिछले 150 साल में जो वर्ल्ड ऑर्डर बना ना, कॉलोनियल इंपीरियलिज्म के बाद इंडिया ने दो इंपीरियलिज्म को फेस किया। पहला फेस किया रिलीजियस इंपीरियलिज्म, जो कि अरब्स लेके आए, तुर्क्स लेकर के आए। उनका जो रिलीजियस इंपीरियलिज्म था, वो उसमें रिलीजन और पॉलिटिकल दोनों फॉर्म था, ठीक है ना। तो उन्होंने इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, सिर्फ रूल किया इंडिया को, इंडिया के सर्टेन पार्ट्स को, और इंडिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन के हिसाब से। उसके बाद आया इंडिया में पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म। पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म में ब्रिटिशर्स आए, डच आए, फ्रेंच आए। इन्होंने ये बताया कि तुम्हें तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस क्या नहीं पता, हम तुम्हें सिखाएंगे। तो पिछले 600 साल से सब हमें आके बता रहे थे तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, तुम्हें ना रिलीजन के बारे में पता है, ना तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, ना पॉलिटिक्स पता है, ना सोशियोलॉजी पता है, ना साइंस पता है, ना मैथ्स पता है। हम बताएंगे तुम्हें कैसे होता है। सब आ रहे थे, हम सुनते जा रहे थे, क्योंकि हमने कभी किसी की बुराई नहीं की। अब दुनिया उल्टी हो गई है, अब दुनिया हमें बुला रही है कि भैया आइए, हमें बताइए कि क्या हम कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वहां पे पीस हो सके, दुनिया में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि हमने तो चाइना को डेवलप कर दिया, वो समझ के कि चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, मगर हुआ उल्टा। अब चाइना उन्हीं को आंखें तरेड़ रहा है, चाइना उन्हीं को बता रहा है कि हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम तुम्हें बताएंगे। तो अब इंडिया की जो महत्वपूर्ण, जो इंडिया जिसे कहते हैं समय जो आता है, मेरा टाइम आएगा, इंडिया का टाइम आ चुका है। और ये जो टाइम आएगा ना, ये आने वाले 150 साल तक एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रिएशन करेगा। नए तरीके से दुनिया चलाई जाएगी, नए तरीके से दुनिया को देखा जाएगा। और भारत उसको चलाने वाले जो 5-6 लोग मिल करके डिसाइड कर रहे होंगे कि दुनिया कैसे चलेगी, उसमें भारत एक डिसीजन मेकर का रोल अदा करेगा। इसकी शुरुआत अभी जो अमेरिका में मोदी जी को बुलाया गया था उससे हुई थी, और इसका कल्मिनेशन जो होगा जब G20 में दुनिया के सारे देश आएंगे, क्योंकि G20 में कई तरह के प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें शेरपाज होते हैं, उसमें ये होते हैं, अलग अलग मीटिंग्स होती है। उन सब का अंत होता है जब हेड ऑफ स्टेट आते हैं। तो अब ये 9 सितंबर को जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, तो आप देखिएगा कि जो बातें तय होंगी कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्योंकि ये 20 देश मिलके तय करेंगे आने वाले 100 साल में दुनिया कहाँ जाएगी। उसमें इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसलिए मोदी जी ने इन सारे देशों के लीडर्स को बुलाया है कि आइए और हम मिलकर तय करें कि दुनिया किस तरीके से गवर्न होगी। इसके पहले आप एक बात कह के मैं रुकता हूँ, इसके पहले यूरोप के लोग बैठते थे और वो कहते थे अफ्रीका को यहां से काट दो, ये वाला अफ्रीका मेरा हो गया, ये अफ्रीका तुम्हारा हो गया। कोई बैठ के डुरंट लाइन बना रहा है, कोई बैठ करके मैकमोहन लाइन खींच रहा है, कोई बैठ करके जहां वो दुनिया, वो अमेरिका, वो यूरोप में बैठ के और कागज के ऊपर नक्शे के बीच में ऐसे लाइन चलाते थे और लोगों की जिंदगियां बट जाती थी। इरिट्रिया इथोपिया टूट जाता था, इंडिया में कश्मीर बन जाता था, अफगानिस्तान इंडिया की कंटिन्यूटी टूट करके डुरंट लाइन आ जाती थी। आप उसको फेस कर रहे हो आज तक। चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन आ जाती थी। ये बैठ करके कागजों पे नक्शा खींचते थे और हमारा मुस्तकबिल तय हो जाता था। अब हम तय करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम आ चुका है। ठीक है सर, दो चीजें हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन एक चीज जो नोट की है, इस चीज में कोई शक नहीं है कि अगर आपको कोई बुलाता है या आपकी तरफ कोई आता है, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, आपका स्टेटस क्या है। लेकिन इन सब चीजों में जो चीज मैं नोट करता नजर आ रहा हूं, खासतौर पे अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात की जाए या फिर डेवलपिंग कंट्री की बात की जाए, कोई अचीवमेंट होती है तो बहुत शोर शराबा किया जाता है, बहुत मतलब पूरी दुनिया को एक बताया जाता है कि इस कंट्री ने या हम लोगों ने ये अचीवमेंट की है। लेकिन मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि इंडिया दिन ब दिन बड़ी से बड़ी अचीवमेंट कर रहा है और खुद ढिंढोरा पीटने की बजाय पूरी दुनिया में जो सा वो न्यूज बनता है, यानी कि अपनी तारीफ खुद नहीं करता नजर आ रहा। पाकिस्तान से हम बैठे हो, हम तारीफ करने पे मजबूर है, चाइना तारीफ करने पे मजबूर है, यूएस तारीफ करने पे मजबूर है, इंडिया सिर्फ काम करने में दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं लोगों ने बैठ के पहले गालियां भी दी हैं हमारी किताबों के, हमारे जीवन शैली के बारे में। इन सारी दुनिया ने सिर्फ खराब बातें और अपने से समझी हुई खराब बातें लिख दी हैं। आप समझ रहे, सब ने अपनी किताबों में हमारे लिए कूड़ा कचरा लिख के रखा हुआ था।
लेकिन हुआ ये कि उतना नफरत फैलाने के बाद भी आज यूरोप भी कहने को मजबूर है कि भाई भारत से आयुर्वेदा सीखो, भारत से योगा सीखो, भारत से पीस सीखो। जब दुनिया तो में वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जब दुनिया में, हाँ बोले था कुछ, बोले बोले। जी जी, डेमोक्रेसी के हवाले से भी वो एक स्टेटमेंट आई थी कि भाई दुनिया में अगर किसी ने, आप कुछ बोले थे शोएब? जी जी जी, तो दुनिया को डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है? देखिए, डेमोक्रेसी को आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में थियोक्रेसी के बाद डेमोक्रेसी के बारे में सोचा गया। थियोक्रेसी मतलब जो डिवाइन रूल होता था, डिवाइन लॉ मेकिंग होती थी, उसमें डिविनिटी जो है ना, वो इंसानों को रूल देती थी, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रकार के लोगों को देती नहीं थी लॉ। लेकिन ये सारी डिविनिटी जो है वो वेस्ट एशिया में आई। सारी की सारी डिविनिटी जिसको आप अब्राहमिक फेथ कहते हो वो वहीं आ रही थी। उसके अलावा दुनिया के इतने सारे हिस्से में भगवान बात करने को राजी न थे। उन्होंने किसी को नहीं चुना, पेरू के लोगों को नहीं चुना, अलास्का के लोगों को नहीं चुना, उन्होंने चिली के लोगों को नहीं चुना, उन्होंने बेचारे अफ्रीकन इरिट्रिया इथोपिया को नहीं चुना। सिर्फ और सिर्फ वो मिडिल ईस्ट में ही बार बार जा रहे थे। उसका क्या कारण है भाई हमें नहीं पता, वो आपको भगवान से पूछना पड़ेगा। दूसरा उसका जो था कि भगवान जहां पे बातचीत किए वो हमारे लोगों से बातचीत किए, मगर वो भाषा उन्होंने संस्कृत कर दी थी। वहां पे भगवान ने भाषाएं भी कई बार चेंज की है। दुनिया में एक बड़ा समस्या इसकी वजह से भी हो गया। पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी थियोक्रेसी का एक एंटीथीसिस है। थियोक्रेसी क्या होता है कि जब जो लॉज होते हैं वो उनको कहा तो यूनिवर्सल जाता है, मगर उनकी यूनिवर्सल अपील होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें लोकल एलिमेंट बहुत हद तक रहता है। जैसे भाषा ही लोकल हो, जिस भाषा में लॉ आया होता है वो भाषा ही लोकल होता है, तो बाकी लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो अब उनको बेचारों को वह उस इलाके के लोगों को बुलाओ कि भैया लिखा क्या ये बता दो, हम समझे, फिर तो अपने भगवान का नियम हम मानेंगे। अब आपको मान लीजिए फ्रेंच में हम जा करके दे दे भैया ये आज से तुम्हारा नियम है, इसी से अब शोएब चलेंगे। अब शोएब जी किताब पढ़े, उनको फ्रेंच समझ ही नहीं आ रहा कि भैया लिखा क्या, पहले ये बताओ यार हमें, बात की बात हो गई। तो इंडिया की अगर आप बात देखें तो इंडिया ने डेमोक्रेसी देने का काम शुरू में कर दिया था। डेमोक्रेसी के 4-5 प्रिंसिपल होते हैं। नंबर 1, आप धर्म धर्म से चलते हैं, पंथ से नहीं चलते। भगवान, आपकी प्रजा को विष्णु को मानना है, विष्णु को माने, शिव जी को मानना है, शिव जी को माने, ब्रह्मा को मानना है, ब्रह्मा जी को मानना है। किसी को नहीं मानना है, किसी को ना माने। आपका काम उसकी वेलफेयर है, प्रजा का वेलफेयर करना आपका काम है। ये नहीं बताना प्रजा को कि आप किसको माने और किसको नहीं माने, ये उसको बताओ। जैसे आप अगर देखें, हमारे यहाँ एक बहुत पहले ही ये कह दिया गया था, स्वास्थ्य प्रजा परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिम महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम वस्तु नित्यम लोकाः समस्त सुखिनो भवन्तु। इसका मतलब क्या है? सभी लोगों की भलाई शक्तिशाली नेताओं द्वारा विधि सम्मत और न्याय के साथ हो। अब वो न्याय और विधि क्या है, वो उन लोगों को बनाने दीजिए अपनी जरूरतों के हिसाब से। सभी दिव्यांगों और विद्वानों के साथ सफलता बनी रहे और सारा संसार सुखी रहे। हम ये नहीं कह रहे कि भैया सिर्फ भारत सुखी रहे, सारा संसार सुखी रहे, सभी लोग न्याय के मार्ग पे चले। आपका न्याय का परसेप्शन अलग होगा, आपको कुछ अलग लॉस की जरूरत होगी, हमको लॉस की जरूरत अलग होगी। अपने अपने हिसाब से लोग लॉ बना ले। हम तो ये नहीं कह रहे कि सब वैदिक लॉ ही मान लेते। हमने कहा भाई अपने हिसाब से लॉ बना लीजिए। इसी को नेशन स्टेट कहते हैं कि हर नेशन अपने हिसाब से पार्लियामेंट बनाता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से लॉ बनाता है और उसी के हिसाब से अपनी सोसाइटी को चलाता है। तो ये देने का काम हमने कहा, सबका भला हो देने का काम हमने कहा। सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, यानी सब सुखी हो, किसी को रोग ना हो, ये कहने वाले हम थे। तो यूनिवर्सैलिटी हमने दी दुनिया को, ठीक है। डेमोक्रेसी हमने दी दुनिया को। अब आप, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई एक रिलीजन नहीं होगा, जिसको जो मानना है, ये जनता की चॉइस है, जिसको जो मानना हो। तो ये बोलने वाले कौन है कि एकम सत बहुधा विप्राहा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो उसमें प्रॉफिट भी जस्टिफाइड हो जाते हैं, ऋषि मुनि भी जस्टिफाइड हो जाते हैं, उसमें सब जस्टिफाइड हो जाते हैं। और हम सत्य को एक कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो अगर कोई उसको दूसरे तरीके से बता रहा है तो वो भी सही है। तो हमारा रास्ता क्या है? हम ये नहीं कहते कि हमारा ही सत्य है बाकी गलत है, हम सर कह रहे लेकिन भैया सब सही है। लेकिन यही आप कह तो रहे बात वो हैं कह रहे हैं। आज डेमोक्रेसी हमारे, दुनिया को आपने दी, लेकिन दूसरे नंबर पे रिलीजियस आजादी आपने के बारे में आपने बताया, लेकिन डेमोक्रेसी के हवाले से भी अक्सर सवाल उठते। और फिर उसके बाद यूसीसी जो अभी रिसेंटली आपका जो सा यूसीसी को लेकर अगर बात की जाए तो इंडिया के मुस्लिम कहते नजर आए कि भाई ये तो हमारी मजहबी आजादी को लिया जा रहा है हमसे, मतलब ये चीजें भी हमने देखी हैं। देखिए वो
वो इसलिए है कि वो डेमोक्रेसी को नहीं समझ रहे ना। इंडियन मुस्लिम जो है वो डेमोक्रेसी को नहीं समझता। डेमोक्रेसी का मतलब है थियोक्रेसी का अपोजिट, समझ लीजिए। डेमो मतलब लोग, और क्रेसी का मतलब शासन तरीका, ठीक है ना। सो डेमोक्रेसी में आप जब कई प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है ना, आपके यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, और आप अपनी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं बनाते। आप कहते हो कि भाई हमारा कोई रिलीजन नहीं है, हम एक धार्मिक लोग हैं, हम धर्म से चलते हैं। और धर्म हमारा क्या है कि इंसानों में ये आदत होती है कि वो कोई भी एक थ्योरी को 100% नहीं मानते। जैसे इस्लाम भी आज 1% में एक इंटरप्रिटेशन नहीं है इस्लाम का। शिया है, सुन्नी है, उसके बाद अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, और पता नहीं अलग अलग फिरके बन चुके हैं। तो हमने ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या मानना है। अब जब आप थियोक्रेसी में नहीं हो तो जो रूल है वो रिलीजन से नहीं आएगा, फिर एक पार्लियामेंट बनाई जाएगी, वो रूल बनाएगा। अगर आप थियोक्रेसी में रह रहे हो तो फिर वोट मत डालो। अगर आपका विश्वास है कि भाई हमें शरई तरीके से चलना है, तो फिर कहो कि भारत के पार्लियामेंट को बम मार के उड़ा दो, क्योंकि भाई हमारे यहाँ लॉ आ चुका है। क्या लॉ बनाओगे जब अल्लाह ताला ने सारे लॉ बना दिए, दीन मुकम्मल कर दिया, तो फिर अब तुम लॉ बनाने का काम कर रहे हो, तुम तो ब्लास्फेमी कर रहे हो, क्योंकि तुम कह रहे हो तुम अल्लाह से भी ऊपर हो। तो आप डेमोक्रेसी में फिर ये वो मत मांगे कि हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, ये मत मांगे कि हमें इलेक्शन चाहिए, ये मत मांगे कि हमें चुनी हुई सरकार और रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। कोई चुना हुआ नहीं होगा, आलिम और मुफ्ती उस देश को चलाएंगे, जैसे आपके अफगानिस्तान में होता है, जैसे सऊदी अरेबिया में होता है, यूएई में होता है, कतर में होता है, बहरीन में होता है। ये सारे जो अरब मुमालिक है वहां कोई इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उनको पता है उनका कॉन्स्टिट्यूशन सबने लिखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। क्योंकि उनके पास लॉ आ चुके। भाई हम कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मैन मेड लॉज का होगा, तो हम लोगों की सुविधा के अनुसार लॉ बनाएंगे। अब यही बात यूसीसी की, चूंकि आपको डेमोक्रेसी में रहना है, थियोक्रेसी में नहीं रहना है, तो डेमोक्रेसी तभी सफल होगा जब एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्योंकि चलाने के लिए किताब तो चाहिए ना। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन तब बनेगा जब भारत का मुसलमान ये कहना सीख जाएगा कि जैसे वो कहता है कि हम सुन्नत और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान में जो लिखा है आंख बंद करके मानेंगे, जो लिखा है मानेंगे, क्वेश्चन करेंगे ही नहीं हम। उनको यही बात कहना पड़ेगा भारत के संविधान के लिए या पाकिस्तान के संविधान के लिए भी। जब जब संविधान आएगा तो लोगों को यह कहना होगा कि इसमें जो लिखा है उसको हम आंख बंद करके मानेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब वो संविधान सफल होगा। और वो कब सफल होगा? उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, डेमोक्रेसी तब बनती है जब रिलीजियस बुक में से पॉलिटिकल पावर निकाल करके आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हो। तो मुसलमानों को कुरान में से अपनी पॉलिटिकल पावर निकाल के भारत के संविधान में डालना होगा, और यह कहना होगा कि जो भारत का संविधान कहेगा आंख बंद करके मानेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि पहले कुरान है बाद में संविधान है, तो जहां जहां पे कुरान और संविधान में टकराव होगा आप कहेंगे ये संविधान तो हम पैर की जूती पे रखते हैं, जो अब पाकिस्तान में होता है। हर कोई कहता है कि हम संविधान को पैर की जूती में रखते हैं, लेकिन उनको इलेक्शन भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए। ये मुनाफिकत की निशानी है। इस्लामिक और जमहूरियत साथ नहीं हो सकते, मुनाफिकत है। और अल्लाह ताला सुभान ताला ने कहा है कि मैं दो तरह के लोगों को पसंद नहीं करता, शिर्क और और मुनाफिक करने ठीक वाले। है, और ये तो चीज तो आप मुनाफिकत भी कर रहे हैं और जी जी, ये चीज तो मैं पहले अक्सर बोलिए डिस्कस बोलिए। कर चुका हूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या तो शरिया निजाम होना चाहिए या फिर डेमोक्रेसी का सिस्टम होना चाहिए, जमहूरियत का बस सिस्टम होना चाहिए। दोनों चीजों का मिक्स अचार जब होगा तो फिर पाकिस्तान के लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई हमारा बैंकिंग सिस्टम जो सा वो सूद पे चल रहा है, जो कि सीधा सीधा अल्लाह से जंग है, और फिर हम बात करते हैं इस्लामी निजाम करेक्ट की। ये इस तरीके से हम कंफ्यूजन की तरफ जाते हैं और जा रहे हैं। सर मैं चाहता हूं आज करेक्ट। जरा हट के बात की जाए, जरा जिसे कहते हैं खुल्लम खुल्ली बात की जाए, ताकि ऑडियंस तक भी हमारी बात पहुंच सके, ऑडियंस को भी कुछ हट के सुनने को मिले। आपने बोला आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया बनाता नजर आएगा। पहले दूसरे कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज जो से हैं बैठते थे, फैसला करते थे, कभी जो सा वो अफ्रीका की लाइन खींचते थे, कभी कहीं की लाइन खींचते थे। तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर जब इंडिया बनाएगा या फिर उसमें अपना रोल प्ले करेगा, तो इंडिया भी ऐसा ही करेगा, कभी अफ्रीका की लाइन खींचेगा, कभी कश्मीर की लाइन खींचेगा? देखिए इंडिया क्या है, भारत क्या है? भारत ने सच में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, दो तरह के ऑर्डर होते हैं। एक तो लोकल ऑर्डर, जैसे पाकिस्तान का इंटरनल, जिसको आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान के अंदर का ऑर्डर, और एक है कि पाकिस्तान के बाहर का ऑर्डर।
तो हम जब पाकिस्तान, जब हम भारत के बाहर की ऑर्डर और बाकी और भारत के अंदर की ऑर्डर की बात करते हैं, हमारा अप्रोच दोनों जगह सेम है, वो है यूनिवर्सैलिटी। हमारा जब हम वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, हम किसी से ये नहीं करें कि नेशन स्टेट तोड़ दो और सब हम तुम चाइना की तरह हम तुमको कर्ज देंगे और फिर तुम्हारा असासों को ले लेंगे, हम ये नहीं कहते। ये हमारा मानना ही नहीं है, ना हम इस तरीके में विश्वास करते हैं। हम अगर आपको कुछ देंगे तो उसकी रॉयल्टी नहीं लेते हैं। जैसे हमने दुनिया को योगा दिया, हमने कहा जाओ स्वस्थ रहो, हिंदू हो तो भी स्वस्थ रहो, मुसलमान हो तो भी स्वस्थ रहो, क्रिश्चियन हो तो भी स्वस्थ रहो, और किसी में नहीं मानते हो तो भी स्वस्थ रहो। यानी कि योगा करने के लिए आपका किसी भगवान में मानने या नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये करेंगे आपको लाभ मिलेगा। हम यूनिवर्सल हैं, विश्व गुरु हैं। हम जो है लकीरें नहीं खींचेंगे, हम इंसानों को नियम बताएंगे, वह नियम जो यूनिवर्सल है, जिसको वो फॉलो करते हुए पीस की ओर, वर्ल्ड पीस की ओर जा सकता है। आखिर इंटरनेशनल रिलेशन का पर्पस क्या होता है? अचीवमेंट ऑफ पीस एंड रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यही है ना, और तो कोई इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब नहीं होता। इवन अगर आप देख लें कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन में भी क्या होता है, सरकार और गवर्नमेंट और लोगों के बीच के रिलेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन कहते हैं। उसी तरीके से देशों के बीच के रिलेशन को इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। आप देशों में रिलेशन क्या बनाना चाहते हो कि भाई कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा पीस हो, और हमारे जो जो इकोनॉमिक अचीवमेंट, इकोनॉमिक जो रिलेशन है उसको हम ग्रोथ कर सके, ताकि चूंकि दुनिया ने जब जो अर्थ की रिसोर्सेज है, अर्थ ने तो ये रिसोर्सेज ये सोच के नहीं बनाई थी कि इंसान एक दिन इसको बांट देगा, पेट्रोल जो है अरबी पेट्रोल हो जाएगा, और कोबाल्ट है वो चाइनीज कोबाल्ट हो जाएगा, कॉपर पाकिस्तानी कॉपर हो जाएगा। अर्थ ने तो ये सोचा था यार मैं तो ये अर्थ के लिए दे रही हूँ, ये इंसानों ने बना दिया है कि भैया ये वाला डायमंड जो है ये तो पाकिस्तानी डायमंड है, वो वाला जो नदी का हिस्सा है वो सिंधु आदि पाकिस्तानी है, सिंधु नदी आदि इंडियन है, उधर से जो जो इंडिया में फ्रूट जम रहे हैं वो बेचारे हिंदू फ्रूट हो गए हैं। ये तो इंसानों ने किया है। तो जब आपने पृथ्वी का डिवीजन कर दिया सॉवरेनिटी के नाम पे, और आप सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी चिल्लाते हैं, सॉवरेनिटी का जमाना चला गया है। जो समझदार आदमी है, सॉवरेनिटी इंसानों में डिवाइड करती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का डिवीजन क्रिएट कर देती है। अब समय आ गया है कि सॉवरेनिटी को एक ऑटोनॉमी में चेंज किया जाए, यानी कि लोग अपने यहाँ शासन खुद करें, उनका लॉ एंड ऑर्डर अपने हिसाब से चले, लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम जोड़ें। और इकोनॉमिक रिसोर्स को जोड़ करके हम, जैसे वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, आपके यहाँ पे अभी लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, मैं देख रहा हूँ आपकी चमक चेहरे पे बढ़ जाती है, कभी चली जाती है, इसका मतलब लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, ठीक है ना। सो अब ये लाइट आने जाने की व्यवस्था, अगर ये सोचिए कि एक सूरज है, अब वो सूरज ज्यादा चमकता है अफ्रीका में और ये मिडिल ईस्ट में, हमारे यहाँ पे चमकता है लेकिन वो यूरोप में और जगह पे नहीं चमकता। तो एक आइडिया ये है कि एक सोलर प्लांट लगाओ, इंस्टेड ऑफ कि पाकिस्तान का सोलर प्लांट, चाइना का सोलर प्लांट, एक सोलर प्लांट लगाओ, एक ग्रिड बनाओ और उस ग्रिड से दुनिया को बिजली दो। कितना बढ़िया आइडिया दिया है मोदी जी ने। उससे आपकी भी बिजली का बहरान कम हो जाएगा, आपको भी आईएमएफ ये नहीं कहेगा कि बिजली का जो है एक यूनिट 25 रुपए का कर दो, 50 रुपए का कर दो, यूनिवर्सल प्राइस होगी। और सूरज जो है ऐसी चीज है, डिप्लीट नहीं होता, आपको किसी पेट्रोल की जरूरत नहीं है, आपको फिर ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ डैम नहीं बन रहे हैं, तो आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इंसानों में बांट दोगे। तो ये सॉवरेनिटी का जमाना जा चुका है, इंटर डिपेंडेंस का जमाना आ चुका है, और भारत एकमात्र ऐसी फिलॉसफी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि हम बेहतर हैं, हम ये कहते हैं कि भाई आप भी बेहतर हो, हम भी बेहतर हैं। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो कहता है भारत की बात सबकी बात, भारत की बात पाकिस्तान की बात, भारत की बात अमेरिका की बात, सबकी बात इस ऐसी है। दुनिया को अब ये बात समझ में आ रही है। हम ये लोग तो आए तो हमें कहते थे अरे यार एक भगवान है, तुम ये 50 तरीके के भगवान क्यों मानते हो, छोड़ो इसको। आज पूरा यूरोप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको जो मानना है मानो। हम तो शुरू में कह रहे थे भैया तो हमें क्या मारने आ गए तुम इस बात के लिए, हमें तुम मारने आ गए कि भैया तुम्हें नहीं पता है, तुम तो पेगन हो। आज ये कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसको जो मानना है वो मानो। तुम्हारी बात मान ली होती तो हमारे भैया ये जो 1-1.5 लाख लोगों को मार दिया तुमने मुफ्त में बिना किसी बात के, अपनी गलत फिलॉसफी के लिए बच जाते ना। इंडिया के पास है दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, मोटा मोटी, बाकी लोग अपना नियम बनाए, साथ ले चलने की अगर किसी में कुवत है, वो एकमात्र देश है, उसका नाम है भारत। क्यों? क्योंकि हम दबाएंगे नहीं, हम गले लगाएंगे। आप दो तरीके से मेरे साथ चल सकते हो शोएब, कनपट्टी में बंदूक रखने की, चल भैया पीछे चल, झुक के रहो, पैनों के नीचे रहो हमसे और हमें फॉलो करो, अगर नहीं किया तो गद्दे उतार देंगे। दूसरा, इतना हम प्यार दें कि आपके यार अभिषेक भाई आपके साथ चलने में मजा आता है। चलिए, दोनों तरीके से चल सकते हैं ना, हम साथ में भी चल सकते हैं, आप झुक करके भी चल सकते हो। पर्पज है चलना। एक कहता है कि झुक के चलो,
हम कहते हैं नहीं, शाना बशाना चलो, कंधे से कंधा मिला के चलो, हमारी बात आपकी बात, आपकी बात हमारी बात, गले लग के चलेंगे। यही हमारी फिलॉसफी है, यही हम दुनिया को देने जा रहे हैं। ऐसे ही है। बल्कि मैंने अक्सर सुना है कि आपके वहां से इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्लोगन भी नजर आता है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, जो कि ये जो आपने बातें की हैं उनको काफी हद तक जो है वो प्रूव करता है। अच्छा, अगर कश्मीर के हवाले से भी डिस्कशन हुई है, लाइन के हवाले से डिस्कशन हुई है, कुछ लोग इवन डिफेंस मिनिस्टर आपके भी एक लास्ट टाइम कहते नजर आ रहे थे कि आने वाले टाइम में जल्द कश्मीर को लेके हम कुछ करने वाले हैं, कोई बड़ा मतलब यह है कि हम जो है वो फैसला लेने वाले हैं। इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो से जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर का इशू शायद जल्द सॉल्व किया जा सकता है, या इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कश्मीर को लेके, और कुछ ही सालों में। क्या कहेंगे, वो डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से होगी, वो डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से होगी, या कहां से होगी? वो डेवलपमेंट होगी भी या नहीं होगी? जैसे 75 साल से सुनते आ रहे हैं वैसे ही चलता जाएगा? कश्मीर देखिए, यूनाइटेड नेशन का तो कोई रोल नहीं है। हमने पहले कह दिया बायलैटरल मसला, बात खत्म हो गई, जी शिमला एग्रीमेंट के बाद हमने इसको बायलैटरली एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये आप दूसरी प्रॉब्लम ये कि आप कहते हो मसला, हम कहते हैं कोई मसला नहीं है। आपके हिसाब से मसला क्या है? वो सिंपल है कि भाई वहां के लोग मुसलमान हैं तो उनको हमें दे दीजिए। वो कश्मीरी के नाम पे तो नहीं लड़ते ना, कश्मीरी भाषा में नहीं लड़ते, कश्मीरी फूड के लिए नहीं लड़ते, कश्मीरी रिसोर्सेज के लिए नहीं लड़ते। वो तो कह रहे हैं कि भाई तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी इस हिसाब से तो फिर अरबी और क्या नाम है वो सब पाकिस्तानी बन गए, क्योंकि पाकिस्तानी होने का क्या डेफिनेशन है भाई साहब? पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके हिसाब से बेचारा अरबी भी पाकिस्तानी है, तुर्की भी पाकिस्तानी है, जो कहीं कलमा पढ़ लिया गलती से वो सब पाकिस्तानी है आपके हिसाब से। आप ऐसी थ्योरियां देते हैं जिसका कि समाज जो है दुनिया समझने से कासिर है। हम क्या कह रहे हैं कश्मीरी से? हम कह रहे हैं कि भारत और कश्मीर अलग नहीं थे, क्योंकि इतिहास है हजारों साल का, बीसियों हजार साल का इतिहास है। किताबें मौजूद हैं, मुसलमानों के द्वारा लिखी हुई, हमारे खुद के लोगों के द्वारा लिखी हुई, अंग्रेजों के द्वारा लिखी हुई किताबें। मैं आपको कोट कर दूंगा, जहां कश्मीर जब भी इंडिया को डिफाइन किया गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डिफाइन किया गया, ठीक है ना? अब आपको, अब हमारी आपसे यही इल्तिजा है कि आप इंसानों को बांट रहे हो सिर्फ अकीदे के हिसाब से। आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग मुसलमान हैं, कितने नहीं है, वो दिल में क्या सोच रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हो? तो आपको हाँ बोलिए बोलिए। जी जी सर, मैं ये कहना पूछना चाह रहा था कि मेरा सवाल ये था कि आने वाले, मैं जानता हूँ हिस्ट्री को लेके मैंने कुछ स्टडी भी किया, और इसके अलावा से ना सिर्फ इंडियन स्कॉलर्स बल्कि पाकिस्तानी स्कॉलर्स, बल्कि मुस्लिम स्कॉलर्स की बहुत सी बुक्स मैंने देखी हैं जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री को बड़ा क्लियरली बताया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि कश्मीर क्या है या कैसा है, मेरा ये है कि जो 75 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर का इशू सॉल्व होगा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपके वहां पे ये कहा जाता है कि जल्द हम कश्मीर लेंगे, या जल्द जो कश्मीर का इशू सॉल्व किया जाएगा, ये चीजें कभी सॉल्व होने की तरफ आएंगी? खासतौर पे आने वाले टाइम में जल्द, मतलब ये 2 4 5 6 साल की बात करें, क्या ऐसा होता पॉसिबल लग रहा है या नहीं? मेरा सवाल ये है। वही मैं आपके सवाल ही कर रहा था। जब जब सॉल्व होगा तो प्रॉब्लम होना चाहिए ना। उत्तर की तलाश आप कर रहे हैं, मगर क्वेश्चन तो ये है कि क्वेश्चन क्या है, हम उत्तर जी क्या दें? जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि भैया क्वेश्चन क्या है, तो उत्तर तो रटे रटाए हो सकते हैं। पॉइंट ये कि क्या यूएन का रोल है? मैंने पहले बोल दिया, यूएन का कोई रोल नहीं है, ना मानेंगे, ठीक है ना? यूएन कोई नहीं होता मेडिएटर बताने वाला। ये अमेरिकन वेस्टर्न इंटरेस्ट को लोगों के और वोट से नहीं डिसाइड होगा। हमारा, हमारे पुरखों का इतिहास है, हमें किसी की समझ नहीं चाहिए कि भैया हमें बताओ कि भारत कहां से कहां तक शुरू होता है। हमने किसी की टेरिटरी दी नहीं, ना हम अपनी 1 इंच टेरिटरी देंगे। हमारे लोगों ने हमसे डिवीजन किया था, हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया, पाकिस्तान एक रियलिटी है, इसको हम मानते हैं, हमारे ही हिस्से थे, लेकिन अब वो नहीं मानते तो बात खत्म हो गई। तो यूएन का रोल ना होगा ना हम मानेंगे उसको। यूएन हैज नथिंग टू डू विद दैट, ठीक है ना? दूसरी बात कि भाई क्या भारत इसको 2024 में ले लेगा? भाई भारत को लेने के लिए मेरा जो तरीका यह है कि आप वहां के लोगों के साथ बैठे और बताएं कि भाई देखिए, जमाना गया कि रिलीजन के हिसाब से कम्युनिटियां बनती थी या एम्पायर बनता, तो उसको गए हुए 500-600 साल हो गए। और आप अगर देख ले, पाकिस्तान जो है उसने जो है ये कहा कि इस्लामिक विक्ट्रीज अपने नाम पे रख ली। कोई भी वो विक्ट्री इस्लामिक नहीं हुआ करती थी, वो वहां के राजाओं की हुआ करती थी। जब वो आके रूल करते थे तब इस्लामिक तरीके से रूल किया करते थे। तो अब आप बताइए कि आप रिलीजन को अपना पर्सनल मैटर रखिए या आप कल्चरली इंडियन हो। अगर आप ये नहीं मानते कि आप कल्चरली इंडियन हो, तो भारत में इतने मुसलमान रहते हैं, क्या वो सारे फिर इंडियन नहीं है?
क्या मुसलमान होने से इंडियन होना आदमी सीज हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि भारत के हर कोने में जो मुसलमान है वो इंडियन नहीं है फिर। तो भाई ये थ्योरी तो नहीं सही है ना, कि जो भी मुसलमान है वो फिर भारतीय नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी है। मैंने ये बात सिद्ध कर दी कि आप हिस्ट्री बुक में देख लें, कश्मीर शुरू से इंडिया का पार्ट था। मैं आपको मुस्लिम सोर्सेज, क्रिश्चियन सोर्सेज, इंडियन सोर्सेज दिखा करके प्रूव कर दूंगा किताबों के थ्रू। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या सोल्यूशन इसका? पाकिस्तान अपनी हठधर्मी छोड़े, इंसानों को सिर्फ मुसलमान की दृष्टि से देखने से नहीं होगा। इंसानों में आपको अपने आप ही ये लगाना है, पश्तून, सिंधी, पंजाबी, ये सारे के सारे एक दूसरे को आई टू आई नहीं देखते, क्योंकि आप चाहते हो कि हम इन सब की आइडेंटिटी को खत्म कर दें। आप चाहते हो कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी को हम बनाए, और पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है कि कलमा पढ़ लिया आपने तो आप पाकिस्तानी बन गए, और सबकी भाषा आपने उर्दू कर दी है। इसी वजह से आपसे कश्मीर, ये बांग्लादेशी टूट के चलेगा, फिर भी आप नहीं समझने को तैयार हो। आप कश्मीरी की लड़ाई, आप क्या, एक आदमी जो कश्मीर की बात करता है उसको कश्मीरी नहीं पता है, कश्मीरी कल्चर नहीं पता है, वहां डोगरे थे, वहां बुद्धिज्म था, वहां सब कुछ था, आपको कुछ नहीं पता। आप कश्मीर की लड़ाई खाली इस्लाम के नाम पे लड़ते। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका क्या सोल्यूशन है? अगर हम आपकी बात से, क्योंकि सोल्यूशन तो ये हम तो कह रहे भाई वो हमारा पार्ट है। इवन यूनाइटेड नेशंस ने भी कह दिया जब आप घुस के आए थे कि भाई आप अपनी सारी सेनाएं हटा लो। जो यूनाइटेड नेशन की जो रिजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल की, चैप्टर 6 की है, उसमें यूनाइटेड नेशन ने आपको एग्रेसर माना था। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन होके वो हमारा हो गया। साइड से भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कहा गया था कि भाई इंडिया भी, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस हटाए और इंडिया भी अपनी फोर्सेस को कम करे। ये मतलब आप एक स्टेटमेंट मैंने देखी थी। करेक्ट, आप इसको अगर करेक्ट नहीं करें। करेक्ट, आप सही कह रहे हैं, जी बिल्कुल आपने सही कहा। तीन चीजें थी कि पाकिस्तान अपनी सारी रेगुलर और गैर रेगुलर यानी इरेगुलर फोर्सेस को हटाएगा, इंडिया अपनी फोर्सेस, बल्क ऑफ द फोर्सेस को कम करेगा लेकिन रखेगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तीसरा, उसके बाद हुआ कि वहां पे प्लेबिसाइड कराई जाएगी, ठीक है ना। और ये प्लेबिसाइड इंडिया ने स्वयं से स्वीकार करी थी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब शामिल हो गया, साइन हो गया, तो कश्मीर हमारा बन गया। लेकिन हमने कहा कि हम इनको देंगे, ये लोग मुसलमान हैं, इनको एक बार, ये सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन हमने ली इंटरनेशनल, क्योंकि चैप्टर 6 में सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं है। जो लोग लॉ जानते हैं वो ये बात समझेंगे। फिर भी हमने कहा था कि हम एक ये अपने ऊपर ऑब्लिगेशन लेते हैं कि अगर कश्मीर के लोग मुसलमान हैं, कल को वो हमारा पार्ट है, अगर वो कहना चाहते हैं कि हम अलग होंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते अपने धर्म के नाते, तो हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला आए, शेख अब्दुल्ला ने वहां पे वो करवाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर लिखवाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर में फिर वोटिंग हुई, उसमें लिखा गया कि हम भारत के इंटीग्रल पार्ट है, तो ये प्लेबिसाइड हो गया। प्लेबिसाइड करने का जो हमने अपने पार्ट में प्लेबिसाइड करना था वो करवा दिया। अब अगर आप ये कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन ने कहा था कि आप प्लेबिसाइड करवाइए, तो वो प्लेबिसाइड 3 आपको क्या करना था, सारे जो आपने जो इलाके पे हमला किया था उनको यूनाइट करना था, जो भी लोग वहां के लोग नहीं थे बाहर के, उनको निकाल के बाहर हटाना था ताकि वो डेमोग्राफी चेंज ना हो, और उसके बाद वहां पे वो होनी थी, क्या नाम है, प्लेबिसाइड। आपने कौन सा ऐसा काम किया जो इसके फेवर में? आपने अपनी सेना हटाई? नहीं हटाई। आपने जाके पंजाबियों को वहां बसा दिया। आपने एक पूरा हिस्सा जो है वो टेरिटरी चीन को उठा करके दे दी है 1962 की ट्रीटी के अंदर में, और ये कहा है कि जब कभी प्लेबिसाइड, आपने सारी वो काम की है, मतलब जिसे कह लीजिए निगेटिव माइंड से, कि ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाए। वरना चाइना को आप हमारी 1 इंच धरती को हम नहीं देंगे, आपने चाइना को कश्मीर का पूरा पार्ट उठा के दे दिया है कि आप रख लो इसको। कौन करता है ऐसा? तो कहां से होगा प्लेबिसाइड? अब चाइना को वहां से कौन निकालेगा? बोले आप। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बोलिए। एज ए पाकिस्तानी हमेशा से यही चाहता हूं, और इवन मैं ये समझता हूँ इंडियन भी हमेशा से यही चाहते हैं कि ये कश्मीर का मसला जल्द अज जल्द सॉल्व हो, चाहे जो भी हो। कश्मीरियों का फायदा हो, कश्मीरियों की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीरियों के फ्यूचर के लिए जो चीज बेहतर है, इंसानियत के लिए जो चीज बेहतर है वही हो। मेरी यही ख्वाहिश है, और मैं ये यकीन रखता हूं कि इंडियंस की भी यही ख्वाहिश होगी, जिससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव इमेज जाने की उम्मीद है। मैं आपकी कई बातों से एग्री करता हूं, और देखने वालों से मैं ये कहूंगा कि आपको सर की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इनके चैनल को, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम किस गेस्ट को अपने इस शो में रिक्वेस्ट करें, आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।